नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक है कि गंगा नदी का जल लंबे समय तक रखने के बाद भी खराब क्यों नहीं होता, उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे कि साइंस इस बात को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट देता है, साइंस का क्या मानना है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो अलग अलग तरीके से इस बात को बताती हैं, लेकिन हमें धार्मिक मान्यताओं पे नहीं जाना है। हमें ये जानना है कि साइंस इस विषय पर क्या कहता है। तो आज हम उन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जो अभी तक आपको नहीं पता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए इन सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए दोस्तों, नदी जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो जल होता है इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है वो अन्य नदी के जल की तुलना में 25% ज्यादा पाया जाता है। ये बात तो समझ में आ गया कि 25% ज्यादा पाया जाता है। लेकिन अब बात ये आता है कि ज्यादा ऑक्सीजन से फायदा क्या है। देखिए दोस्तों, ज्यादा ऑक्सीजन होने से फायदा बहुत होता है। क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं। ऑक्सीजन लेवल जब 25% ज्यादा पाया जाता है गंगा नदी के जल में, तो उसमें जो बैक्टीरिया होती हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, उनके लिए ये अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर देते हैं और ऐसी कंडीशन में उनका सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, या तो ये मर जाते हैं या तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ऐसे में गंगा का जो पानी है वो ना तो सड़ता है और ना तो खराब होता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो पहला कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। गंगा नदी का जो जल होता है उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये भी गंगा की एक बहुत बड़ी खूबी है। अब ये मिनरल्स आते कहाँ हैं, इसको हम समझ लेते हैं। गंगा नदी हिमालयी चट्टानों, मिट्टियों और तलछटों से होकर के गुजरती है। ऐसे में उन चट्टानों, मिट्टियों में जो मिनरल्स होते हैं वो गंगा नदी के जल में घुल करके आ जाते हैं। इस तरीके से गंगा नदी में जो मिनरल्स होते हैं वो प्रचुर मात्रा में आ जाते हैं। अब ये मिनरल्स होते कौन कौन से हैं, तो ये मिनरल्स होते हैं कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो गंगा नदी के जल में घुले हुए रहते हैं। अब बात आती है कि मिनरल्स तो हमें पता चल गया और हमें अभी पता चल गया कि प्रचुर मात्रा में गंगा जल में जो मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। अब ये मिनरल्स काम क्या करते हैं, तो देखिए दोस्तों, ये जो मिनरल्स होते हैं ये वाटर केमिस्ट्री और जो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसको ये मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। अब ये जो भाषा है थोड़ा टेक्निकल आपको जरूर लगा होगा, इसे हम आसान करके समझाते हैं। यहां पर हम समझते हैं कि ये वाटर जो केमिस्ट्री होता है ये इसको कैसे ये बैलेंस करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पाए जाने वाले जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं जब पानी में, तो पानी की जो हार्डनेस होती है वो बढ़ जाती है। पानी की हार्डनेस बढ़ने से जो पानी का जो पीएच होता है वो स्टेबल रहता है, वो जल्दी परिवर्तित नहीं होता, वो स्थिर रहता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो पीएच है वो डिसाइड करता है कि पानी क्षारीय है या अम्लीय है या न्यूट्रल है। तो पीएच का स्थिर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारा जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो स्थिर रखने का प्रयास करता है। साथ ही साथ जो इसमें पाया जाता है बाइकार्बोनेट, वो क्या करता है, वो एक प्रकार का बफर होता है। बफर का मतलब ये होता है कि पानी का पीएच अचानक से चेंज ना हो जाए, ये उसको रेगुलेट करने का काम करता है। साथ ही साथ एसिड अगर अधिक मात्रा में पानी में आ चुके हैं तो उनके प्रभाव को कम करने के लिए बाइकार्बोनेट जो है वो अहम रोल अदा करता है। इसी को कहते हैं वाटर केमिस्ट्री का मेंटेन करना। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारे मिनरल्स होते हैं ये वाटर केमिस्ट्री को कैसे बैलेंस करते हैं। और यही खूबसूरती गंगा के जल में पाया जाता है, क्योंकि इनके जो मिनरल्स होते हैं वो पानी को इतना मेंटेन करते हैं कि पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाता है। अब बात आती है कि जो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, इसको ये कैसे मेंटेन करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि नदियों में बहुत सारे जो जलीय प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो पाए जाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये कितना उपयोगी होते हैं। तो इनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो हमारे मिनरल्स जल में पाए जाते हैं वो हमारी इन एक्वेटिक प्लांट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि जो पोटेशियम पाया जाता है, जो सल्फर पाया जाता है, जो मैग्नीशियम पाया जाता है, ये प्लांट की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाता है। अगर ये जल में नहीं पाए जाएंगे तो प्लांट का जो ग्रोथ है वो प्रभावित होता है। इस वजह से इन मिनरल्स का पानी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि गंगा के पानी में पाया जाता है।
अब ये जो प्लांट्स होते हैं इनका क्या पानी में रहना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर एक सीमित मात्रा में पानी में है तो ये पानी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में होंगे तो ये नुकसान देते हैं। लेकिन अगर एक सीमित मात्रा में एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं तो ये पानी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। आपको पता होगा कि जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो दिन के समय में फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो O2 को रिलीज करते हैं। ऐसे में जो पानी में O2 का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर पानी में O2 का लेवल अच्छा है तो मछलियों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से जो वाटर सिस्टम है उसको ये मेंटेन करके रखते हैं एक्वेटिक प्लांट। और साथ ही साथ जो हमारे एक्वेटिक प्लांट अगर एक अच्छी मात्रा में पानी में है तो हमारे मृदा अपरदन को भी रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। और सबसे बड़ा जो रोल ये एक्वेटिक प्लांट जो अदा करते हैं वो क्या है कि पानी में अगर नाइट्रोजन और सल्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है तो पानी में गंदगी होने का या पानी प्रदूषित होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जो नाइट्रोजन और सल्फेट अगर अधिक मात्रा में पानी में आ जाते हैं तो ये हमारे एक्वेटिक प्लांट इन नाइट्रोजन और सल्फेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे गंगा नदी का पानी खराब ना हो, प्रदूषित ना हो। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन और सल्फेट को अवशोषित कर लेते हैं अगर वो एक्स्ट्रा मात्रा में है, और गंगा जल को स्वच्छ रखने में, क्लीन रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि गंगा नदी के जल में जो है बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। अब ये बहुत मेन रोल अदा करता है जो है गंगा नदी के पानी को क्लीन करने में। ये जो हमारे बैक्टीरियोफेज होता है ये एक प्रकार का वायरस होता है। इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल, और तीसरा होता है टेल फाइबर। टेल फाइबर का मतलब होता है कि उनकी जो है पूंछ में छोटे छोटे पर बने हुए होते हैं, उन्हें हम टेल फाइबर कहते हैं। और जो डीएनए होता है वो उनके सिर में पाया जाता है, हेड वाले भाग में डीएनए पाया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो बैक्टीरियोफेज होता है एक वायरस होता है, इसमें 3 भाग होता है, हेड, उसके बाद टेल, उसके बाद टेल फाइबर, और जो डीएनए होता है वो उसके जो हेड होता है उसमें पाया जाता है। ये होता क्या है, ये जो हमारा बैक्टीरियोफेज है ये पानी में पाए जाने वाले जो विशिष्ट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरियोफेज अदर बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, जिससे गंगा के पानी को अच्छा और क्लीन बनाया जा सके। अब इसमें एक बात आपको समझना है कि बैक्टीरियोफेज हर टाइप की बैक्टीरिया को नहीं मारता, वो ऐसे विशिष्ट बैक्टीरिया को मारता है जो पानी में गंदगी को फैलाता है या पानी में रोग पैदा करता है, पानी को प्रदूषित करता है। ऐसे बैक्टीरिया पर ये बैक्टीरियोफेज जो है अटैक करता है और उसे डिस्ट्रॉय करता है और पानी को क्लीन करने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरियोफेज कैसे जो है किसी अदर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है ये पानी में अपनी जो इनका जो टेल फाइबर्स होता है उनके माध्यम से उन बैक्टीरिया को सर्च करते रहते हैं। वो देखते हैं कि पानी में वो उस बैक्टीरिया का जो सरफेस है वो कहां पर है, यानी किस सरफेस पर वो बैक्टीरिया डिपॉजिट है, वो उसको सर्च करता रहता है अपने टेल फाइबर से। जैसे उसे पता चल जाता है कि ये बैक्टीरिया का सरफेस है, वो क्या करता है, हमारा जो बैक्टीरियोफेज होता है उस बैक्टीरिया पर जाकर के चिपक जाता है। चिपकने के बाद वो अपना डीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देता है। अब होता क्या है, पहले बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया का ही डीएनए था जो बैक्टीरिया के लिए ही काम करता था। बैक्टीरिया के लिए काम करता था मतलब बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन बनाता था, बैक्टीरिया के लिए ऊर्जा बनाता था और बैक्टीरिया के लिए ही डीएनए की जो है प्रतिलिपि बनाता था। लेकिन अब होगा क्या, अब जो हमारा बैक्टीरियोफेज है उसका भी डीएनए उसके अंदर इंजेक्ट हो गया है। अब दो डीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर आ गया। अब होता क्या है कि जो हमारा बैक्टीरियोफेज वाला डीएनए है वो पूरी बैक्टीरिया की मशीनरी को ही हैक कर लेता है। हैक करने के बाद ये क्या सिग्नल भेजता है, अब ये राइबोसोम को कहता है कि अब आप बैक्टीरिया के लिए जो है प्रोटीन मत बनाइए, अब आप बैक्टीरियोफेज के लिए प्रोटीन बनाइए। इस तरीके से एंजाइम को ये सिग्नल देता है कि आप अब जो है बैक्टीरिया के लिए डीएनए का प्रतिलिपि मत बनाइए, अब आप बैक्टीरियोफेज के लिए बनाइए। ऐसे में होता क्या है कि लगातार उस बैक्टीरिया के अंदर ही जो है इसका डीएनए काम करना शुरू कर देता है और बैक्टीरियोफेज का जो प्रतिलिपि है, बैक्टीरियोफेज के डीएनए का जो प्रतिलिपि है
है वो लगातार बनना शुरू हो जाता है। इस तरीके से एक बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज पैदा हो जाते हैं। अब जब उनके बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं तो वो एक प्रकार का एंजाइम रिलीज करते हैं और वो एंजाइम उस बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्रैक कर देता है और उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और बहुत सारे जो बैक्टीरियोफेज अंदर पैदा हो गए हैं वो पानी में बाहर आ जाते हैं। इस तरीके से वो अगली बैक्टीरिया को अटैक करते हैं और पानी का जो इकोसिस्टम है उसको ये बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इससे जो विशिष्ट टाइप की जो बैक्टीरिया होती हैं जो जल को प्रदूषित करती हैं, उसमें रोग पैदा करती हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करके पानी को एकदम स्वच्छ बनाने का काम करता है। इस वजह से बैक्टीरियोफेज का गंगा नदी के जल में बहुत अहम भूमिका जो है होता है। इसलिए आप सुने भी होंगे कि जो गंगा नदी है अपने उस सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी के लिए जानी जाती है। इस वजह से जो गंगा नदी का जल है वो स्वच्छ बना रहता है। इसके अलावा और भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि सन, सूर्य का जो प्रकाश है उसमें से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो बहुत सारी बैक्टीरिया के डीएनए को क्षतिग्रस्त कर देती हैं। ऐसे में जब उनका डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो जो बैक्टीरिया होती है ना तो वो प्रजनन कर पाती है ना तो वो ग्रोथ कर पाती है। बहुत सारी बैक्टीरिया डीएनए क्षतिग्रस्त होने की वजह से वो मर जाती हैं और जब वो मर जाती हैं तो पानी में बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत कम हो जाता है और पानी क्लीन बना रहता है। इसके अलावा भी अगर आप देखे होंगे कि गंगा नदी का जो पानी होता है उसका जो फ्लो होता है वो बहुत फास्ट होता है और आपको पता ही होगा कि फ्लो करने वाला जो पानी होता है, जो नदी का धार होता है, अगर वो तेजी के साथ फ्लो कर रहा है तो अपने साथ बहुत सारी गंदगियों को भी बहा के लेके जाता है और बहते हुए जल में कभी भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते नहीं है। अगर जल रुकता है तो ही उसमें बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, लेकिन अगर जल लगातार बह रहा है तो उसमें किसी प्रकार की कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके बीच में चर्चा किया। इससे ये बताया जाता है कि गंगा नदी का जो जल है अगर आप लंबे समय तक रखते हैं तो वो खराब नहीं होते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कभी भी गंगा जल खराब नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। गंगा जल खराब हो सकता है लेकिन लंबे समय तक नहीं खराब हो सकता। जैसे अन्य नदियों के पानी की तुलना में अगर गंगा नदी के जल को अगर आप एक लंबे समय तक रखते हैं तो वो खराब नहीं होता। लेकिन आपको ध्यान रखना है जिस भी बर्तन में आप उसको रख रहे हैं वो बर्तन क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें पहले से ही बैक्टीरिया वगैरह चिपका हो। अगर आप गंगा जल को रखते हैं तो हो सकता है एक टाइम पे आकर के वो खराब हो जाए, लेकिन अगर वो बर्तन क्लीन है उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है और गंगा जल को आप रखते हैं तो लंबे समय तक वो गंगा जल वैसे एज इट इज बना रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ तक गंगा जल खराब नहीं होगा, एक उसका भी एक लिमिट होता है, लेकिन हाँ कि वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफी लंबे समय तक वो खराब नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है और ऐसी वीडियो आप देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। थैंक यू।